हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की जो न्यूज़ है वो है अंदर ही अंदर भारत ने ऐसा खेल खेला, बांग्लादेश वालों ने यूनुस को ही दौड़ा लिया है। देखा तो सही है क्या है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी रोहित पांडे और पंकज प्रसून। आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा और उसके बाद से ही हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो विचलित करती हैं, लेकिन इसका उपाय क्या है? कोई कहता है मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए, कोई कहता है कि यूएन के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए कि सेना उतार दो। लेकिन इन सबसे इतर ताजा तस्वीरें बांग्लादेश से जो सामने आई है वो आई है यूनुस सरकार को लेकर विद्रोह की। सड़कों पर वो स्टूडेंट्स उतरते हुए नजर आए जो कभी आरक्षण की मांग, आपको याद होगा आरक्षण को लेकर जो पूरा विवाद शुरू हुआ था कि भाई वो नहीं मिलना चाहिए, उसको लेकर जो आग जली थी, वही स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे। उनके विरोध में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि मोहम्मद यूनुस का सरकार चला पाना अब बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। पंकज जी, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रही हैं, जरा इन तस्वीरों के मायने समझाइए और बांग्लादेश में अब चल क्या रहा है? तो कौन आया सड़कों पे अब यूनुस के खिलाफ? अब शुरू हुआ है असली आंदोलन हसीना का। अब तक तो क्या था कि देखिए 4 तरह के एलिमेंट है जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था। पहला स्टूडेंट्स, दूसरा जमात इस्लामी अंसारुल बांग्लादेश से कट्टरपंथी संगठन, तीसरा बीएनपी जो कि खालिदा जिया की थी, और चौथा डीप स्टेट। यही 4 एलिमेंट्स थे ना वहां पे। अब इन चारों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया है। क्यों भाई? सबसे पहले बात करते, पीछे से शुरू करते हैं डीप स्टेट की। ट्रंप ने कह दिया है कि जैसे ही हम आएंगे डीप स्टेट की दुकान बंद करेंगे, और बाइडेन ने बुला के मोहम्मद यूनुस को कह दिया है कि भैया हमने तो सोचा था कि तुम नया बांग्लादेश बनाओगे जो कि अमेरिका के लिए फेवरेबल होगा, तुमने तो वहां आईएसआईएस और अलकायदा जैसा बांग्लादेश बनाना शुरू कर दिया। तो हम इसके फेवर में नहीं थे, अपने आप को सुधारो। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, क्रिश्चियनों को भी वो मार रहे थे और बौद्धों को भी मार रहे थे। बोले कि इसको कंट्रोल करो। ये हो गया डीप स्टेट। फिर दूसरी थी बीएनपी जो खालिदा जिया की वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी थी। बीएनपी ने अपना संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी है मोहम्मद यूनुस की सरकार से। कहा कि हम तो इनके साथ ये इसलिए आए थे कि शेख हसीना को हटाएंगे और हमें बनाएंगे, होगा उसके बाद हमारी पार्टी जीतेगी। और खालिदा सबको अपना लालच था क्या? किसी का भी नहीं किया उसने। तो चुनाव कराने के लिए तैयार ही नहीं, तो हम ऐसे आदमी के साथ नहीं रहते। तो वहां टूटफूट हुई है। तीसरा मोहम्मद यूनुस शांति के मसीहा, नोबेल पीस प्राइज विनर, विदेश से आए थे कि बांग्लादेश में चलाएंगे राज और लंबे समय तक हम वहां के प्रधानमंत्री रहेंगे। इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराओ। किसने दिया अल्टीमेटम? पीस प्राइज का सारा शांति का मसीहा निकाल देंगे। और इनको धमकी किसने दी है? इनको धमकी दी है जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने, अंसारुल बांग्ला ने। तो इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और हमें तो लगा था कि तुम भारत पे रॉकेट दागोगे तो तुम तो मियाने लगे। हम नहीं करते ऐसे दिखाने को तो है नहीं, रॉकेट दागने की बात दूर की है। हाँ। और अंतिम जो एलिमेंट था वो थे कट्टरपंथी, जिसके बारे में कह रहा हूं, उर्दू स्पीकिंग मुसलमान जो वहां बच गए थे, वो आईएसआई पाकिस्तान और ये जमात इस्लामी। अब इनकी हालत देखिए क्या है। इनका जो गॉडफादर है आईएसआई, शुरू में तो बहुत बोला कि हम दोनों भाई भाई और एक दिन राज आएगा और पूरा ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर से एक होगा और हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। शुरुआत तो बड़ा बढ़िया किया। उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान उलझ गया अफगानिस्तान में। अब तालिबान और टीटीपी के लड़ाके रोज 2-4 को मार रहे हैं। काउंटिंग कर रहा है पाकिस्तान की, मेरे आज इतने मरे कल उतने मरे। तो वो पूरी तरह इंगेज हो गया है अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पे। अब जो खुद के पास शक्कर नहीं खाने को, खुद के पास अनाज नहीं, वो उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो देश दर देश कटरा लेके घूम रहे हैं कि वही तो मैं कहती हूँ, रेमिटेंस दे दो क्योंकि रेमिटेंस पे मेरा देश चल रहा है।
तालिबानी उनको मार रहे हैं, उनको वो क्या मदद करेंगे बांग्लादेश की? हाँ, वो नारेबाजी सिर्फ देखिए भावना से नहीं चलता ना, पेट में रोटी भी होनी चाहिए। इस बीच भारत ने क्या किया, ये तो जो वहां समस्या आ रही है वो भारत के फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत अच्छा शब्द दिया गया है, डक स्विम पॉलिसी। कौन सी? डक मतलब बत्तख, देखते हैं बत्तख शांत रहती है तालाब के पानी में, ऊपर से देखने लगेगा चुपचाप बैठे हुए, पर अंदर अंदर उसका पैर चलता रहता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी का नाम यही दिया गया, ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा। जब मोइजू जो थे मालदीव्स के, उन्होंने खूब कहा आउट इंडिया मूवमेंट, चाइना से मदद ले लेंगे, तो भारत ने कुछ बयानबाजी किया क्या? क्या हो गया? आवाज पंकज जी। मोइजू के संदर्भ में भारत ने क्या किया? हाँ, मैं ये कह रहा कि जब मोइजू कोई आउट इंडिया मूवमेंट या चाइना की तरफ जा रहे थे, भारत ने कुछ कहा क्या? उन्होंने कहा कि चुपचाप शांत। मोदी जी लक्षद्वीप में जाकर कुर्सी पे बैठे, फोटो खिंचवाया, चले आए। अब मोइजू भागा भागा आया दिल्ली, कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कभी कहा नहीं था, गलती से मिस्टेक हो गया, हमारी मदद करो, हमारी ये किया। ये होती है फॉरेन पॉलिसी। जब श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, वहां के राष्ट्रपति भवन में जब हजारों लोग घुसे थे, तो शुरुआत में क्या बोला था कि भारत की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब क्या हुआ? भारत ने कुछ कहा क्या? आए ना। कुल मिलाकर पंकज जी, अब मैं बताता हूँ, मतलब सीधे संदेश ये है कि भारत ने अपनी चाल अंदर अंदर चलना शुरू कर दी है और यूनिस के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में खड़ी होने वाली हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? भारत के किसी भी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बहुत सारे देशों ने कहा, भारत ने कभी बयानबाजी नहीं की, इसलिए बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं की। आप यकीन मानिए, हमारा देश बहुत कुछ कर रहा है, डिप्लोमेटिक स्तर से कर रहा है। सारे देश करते हैं। सामने वाला गाली दे रहा है और हम मुस्कुरा के उसे अनाज भी दे रहे हैं। दुनिया सवाल तो वही है ना कि हम अगर अनाज दे रहे हैं तो हमारी कैसी रणनीति है? जिनकी राजनीति करके आप तो हम कौन सा अनाज दे रहे हैं? अगर वो आपके पड़ोस में काटे जा रहे हैं तो उस देश को अनाज देना क्यों? नहीं ठीक है, देना। आप बेच रहे हैं, लेकिन देना क्यों? आपने वो शब्द शायद समझा नहीं। मैंने समझ लिया। क्या? मैं समझ गया। तो क्या इसका मतलब ये समझूं कि दाना फेंक कर शिकार करने की कोशिश की जा रही है? अब दुनिया तो यही कह रही है कि भारत बेचारा कितना अच्छा देश है, सामने वाला गाली दे रहा है, ये मुस्कुरा के उसको अनाज खिला रहा है। वो जमाने गए। गैरत लोग हैं, उनको जिनके खा रहे हैं उनके बारे में नहीं करें। खत्म। हम नहीं करते ऐसे देशों की मदद। इनका क्या भरोसा है कल इनको हम मदद करें और ये हमें भी गाली देने लगे। लेकिन अब जहां से हमने शुरुआत की थी कि तख्ता पलट हुआ शेख हसीना का, आरक्षण ना मिले इसके विरोध में बवाल शुरू होता है, आगजनी होती है और कब्जा कर लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस पे। अब उन सब के खिलाफ जो लोग उतरे हैं, क्या वो लोग फिर से चाहते हैं कि शांति व्यवस्था कायम हो, बांग्लादेश नया शेख हसीना वापस समय कि कटोरा लेकर हमें भी घूमना पड़े? उन लोगों के पेट में क्या भूख लगी इसीलिए वो सड़कों पर उतरे? नहीं, भूख नहीं लगी। वहां के इंटेलिजेंसिया में और जो बिजनेस जगत है, वहां इस बात की बहुत चर्चा है कि जब से इन लोग आए हैं हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं। हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में नंबर 1 थे, हमारा पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गया। हुआ क्या? हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो बाहर नहीं जा पा रहे। उल्टा यहाँ हड़ताल, सड़कों पर कत्लेआम, अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके कारण दुनिया में हमारी छवि प्रभावित हो रही है। दुनिया में बाजार तो क्रेडिट से चलता है ना, साख से चलता है। हमारी साख खराब हो रही है। उस दिशा में ये कुछ कर नहीं रहे हैं। उल्टा इन्होंने कट्टरपंथियों को खुला छोड़ दिया है। अल-कायदा के आतंकी घोड़े पर सवार होकर ढाका की सड़कों पे घूम रहे हैं। ऐसे में कौन वहां बिजनेस इन्वेस्ट करेगा? तो भैया ऐसे लग रहा है बड़े सारे एंगल्स हैं और वो सारे इनके एंगल्स फ्लॉप हो गए। जो इनके साथ मिलके यूनुस के साथ मिले हुए थे, वो सारे लोग जो हैं, सबको अपनी स्वार्थ था। अब उनको दिख रहा है कि भाई हमारा स्वार्थ तो पूरा नहीं हो रहा। वो जो दूसरी पार्टी थी उसे लगा था इलेक्शंस कराएंगे तो हमको मिलेगा। वहां से वो जो जमाते वाले हैं उनको था ये पूरा मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, इंडिया के खिलाफ बड़ा कोई एक्शन होगा, फलाना ठमकाना। तो ऐसा लगा जिन लोगों ने सबने ज्वाइन किया था वो सब फ्लॉप हो गए। और जो यूएसए का एंगल था, अब वो एंगल में बताया जा रहा है कि यूएसए भी इनको फटकार लगा रहा है कि भैया तुमने तो ढंग की कंट्री बनानी थी, तुमने तो कंट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, तुम तो यहाँ पे बुरा हाल कर रहे हो। ये नहीं पता चला इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया ने क्या किया भैया? इंडिया का इनके हिसाब से तो ये है, इंडिया क्या कर रहा है अपने आप ही, हम फिर भी अच्छा ही कर रहे हैं। वी डोंट नो इंडिया ने बांग्लादेश में क्या किया?
राइट। ये तो समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं समझ में हमारा वहां पे क्या है, हमारा हमने क्या सैंक्शन किए, उल्टा ऐसे लग रहा है कि हमने इसमें तो यही लगा कि हमने जो है इनको खाने खुने का सामान कश्मीरी गेट के थोड़े से वेंडर्स ने बस सामान बेचना बंद कर दिया। नहीं, एक्शन तो होना चाहिए जो भी है। अगर हम इनके साथ अगर अच्छे रिलेशनशिप्स करके इनको हेल्प भी कर रहे हैं अभी आज के टाइम भी, मेरा मानना तो ये है कि जो भी डील करे वो ऐसी डील करे जिसमें इंडिया को फायदा हो। ये नहीं कि वो बेकार में बस उनको हेल्प करते जाओ, वापस में कुछ हमें मिल ना रहा हो। अब तो डील पूरा बिजनेस की तरह देखिए, आप ये कह सकते हैं चिकन एग से रिलेटेड कुछ हो जाए, या इतने कुछ सालों तक जो है ये लोग चाइना की गोदी में नहीं जाएंगे, या उसको सेक्युलर कंट्री बनाओ, या हिंदुओं के लिए कुछ ऐसी कोई स्टेप हो कि पूरी जिंदगी जब तक बांग्लादेश रहेगा तब तक हिंदू जो है उनकी बहुत बड़ी कोई सेफ्टी हो जाए। ऐसा कुछ उनको कुछ इंडिया को करना चाहिए। या इंडिया सोच रहा है कि हम अपने प्रोग्रेस के पाथ पे जा रहे हैं और बांग्लादेश अपने आप डूब रहा है, तो डूबने दो, जरूरत नहीं आपको कुछ करने की। वो खुद ही डूब जाएगा। ये भी बात है कि जैसे पाकिस्तान खुद ही डूबा है वैसे ये बांग्लादेश भी खुद ही डूब जाएगा। या हम इंटरनली कुछ कर रहे हैं चुपचाप, जो अभी बता नहीं रहे, हम चुपचाप अपनी चालें चल रहे हैं, जब सक्सेस मिल जाएगी पता चल जाएगा हमें। पर एनीवे सुन के अच्छा लग रहा है कि बांग्लादेश में जो है हालात और बदतर हो रहे हैं। यूनुस सोच रहा था कि मैं बना रहूंगा 1 साल तक तो और चलाऊंगा, पर ऐसे लग रहा है वहीं के लोग अब उसको सिखाएंगे। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।